हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे अपने लास्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे। ठीक है। तो बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हमने कंबशन यानी कि दहन के बारे में बात की थी, है ना। कि दहन क्या होता है, दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, दहनशील और गैर दहनशील दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लियर है। फिर हमने बात की थी दहन की प्रक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस कौन कौन सी है। तो दहन के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ईंधन होना चाहिए, है ना, जिसका दहन होना है वो होना चाहिए। ईंधन के बाद यहाँ पर होनी चाहिए ऑक्सीजन, और तीसरा होना चाहिए प्रज्वलन तापमान। ठीक है। ठीक है, होना चाहिए प्रज्वलन तापमान, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं। अब इग्निशन टेम्परेचर वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। अलग अलग पदार्थों का जो प्रज्वलन तापमान है वो अलग अलग होता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो चलिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलती। फिर हमने इसके बाद बात की थी दहन के प्रकार के बारे में, जहां पर हमने तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट के बारे में बात की थी। ठीक है। अब जो तीव्र दहन है, यानी कि यहाँ पर जो दहन होता है वो कैसा होता है, बहुत तीव्रता से होता है, बहुत तेजी से होता है। ठीक है। अब यहाँ पर दहन के लिए जो है एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता होती है, और दहन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। वहीं अगर हम स्वतः दहन की बात करें, तो स्वतः दहन में बच्चों किसी एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ही ये अपने आप ही क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि अपने आप ही ये बर्न होने लगता है? देखो, इसका जो है सीधा सीधा ये कनेक्टेड है किससे, इग्निशन टेम्परेचर से। क्यों? अब देखो, जो ये कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है, रूम टेम्परेचर के लगभग समान ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो हैं, जैसे ही उन्हें रूम टेम्परेचर पर वो आते हैं, जैसे कि फास्फोरस, जैसे ही हम फास्फोरस को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो फास्फोरस अपने आप ही जलने लगता है। तो इस तरह के कंबशन को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, या हम कहें स्वतः स्फूर्त दहन। ठीक है। तो ये होता है इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पर बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल हीट जो है यहाँ पर नहीं चाहिए होती। क्यों नहीं चाहिए होती? क्योंकि यहाँ पर जो है वो रूम टेम्परेचर पर आकर ही अपने आप ही जलता है, तो हीट की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर भी ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। फिर बात करते हैं एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट के बारे में। अब यहाँ पर एक्सटर्नल हीट और प्रेशर की आवश्यकता होती है। ठीक है, हीट और प्रेशर की मदद से जो भी है यहाँ पर विस्फोट होता है। ठीक है। और जिससे कि हीट लाइट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है, जैसे पटाखों का जलना या डायनामाइट का फटना। तो ये सभी क्या है, विस्फोट के एग्जाम्पल है। फिर हमने बात की थी दहन के कुछ और प्रकार है, जैसे पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन, है ना, ऑक्सीजन की पर्याप्त और अपर्याप्त मात्रा के आधार पर। अब जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है तब होता है पूर्ण दहन, जहां पर प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती, वहां पर गैस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी हीट, लाइट, वाटर तो दोनों में ही प्रोड्यूस होता है, चाहे कंबशन कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो। अगर हम फ्लेम की बात करें तो कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम फॉर्म होती है, और इनकम्प्लीट कंबशन में येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक है। चलो, क्लियर हो गया इतना, बाकी तो हम फ्लेम में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लीजिए आप जो जो हमने पढ़ लिया था। ठीक है।
चलो, तो हम बात कर रहे थे दहन के लिए आवश्यक शर्तें जो भी हैं। ठीक है, तो आवश्यक शर्तें, ये तीनों आवश्यक शर्तें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये तीनों क्या है, यहाँ पर नेसेसरी कंडीशंस हैं कंबशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो इसे आप एक बार देख लीजिए। तो चल, तो जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले फ्यूल चाहिए, है ना। कोई पदार्थ तभी चलेगा जब फ्यूल होगा, है ना, ईंधन होगा। फिर एयर की सप्लाई, जहां पर मेन क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन कंबशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला चाहिए इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि कंबशन को स्टार्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। उसके बाद तो दहन जो है वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, यह है इग्निशन टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे ये होगा वैसे ही क्या होगा, दहन की प्रक्रिया शुरू होने लगेगी, जैसे तीनों कंडीशन मिलती है। अच्छा, इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी हट जाती है तो दहन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। मान लो फ्यूल नहीं है, ठीक है, तो दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। मान लो ऑक्सीजन है तो दहन नहीं होगा। मान लो इग्निशन टेम्परेचर नहीं है तो दहन नहीं होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास फ्यूल नहीं है लेकिन इग्निशन टेम्परेचर और एयर है, क्या करेंगे उसका जब फ्यूल ही नहीं है। मान लो हमारे पास फ्यूल है और इग्निशन टेम्परेचर है लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है, तो क्या करेंगे फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर का। मान लो हमारे पास फ्यूल भी है और एयर भी है लेकिन इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं है। फ्यूल है, मान लो लकड़ी है और हवा है, अब हम हीट दे रहे हैं, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं रही लकड़ी, तो जलेगी कैसे, नहीं जल पाएगी ना। तो इग्निशन टेम्परेचर का होना भी उतना ही जरूरी है जितना फ्यूल और ऑक्सीजन का होना है। क्लियर है। चलिए, तो इसे आप देख लीजिए और ये आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये है, ये रहा हमारा ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, तीनों कंडीशन नेसेसरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो है कि हम फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी कि आग पर नियंत्रण कैसे लाएंगे। तो अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं बच्चों की, दहन क्या है, देखो अभी तक हमने पढ़ा कि दहन क्या है, फिर दहनशील पदार्थ क्या है, इसके लिए कंडीशन कौन कौन सी नेसेसरी है, ऑक्सीजन, फ्यूल और प्रज्वलन तापमान। ठीक है, ये कुछ चीजें पढ़ी हमने। फिर दहन के प्रकार के बारे में बात की थी कि दहन के क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अब हम दहन से रिलेटेड तो सारी चीजें समझ गए हैं कि दहन क्या है, यानी कि आग कैसे लगती है, दहन कैसे होता है किसी भी दहनशील पदार्थ का, तो ये हम अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो पहला मेथड जो कि हम देख चुके हैं, जाने अनजाने में हमने वो मेथड पढ़ लिया है। अब वो मेथड क्या है, वो मेथड है ये, यानी कि पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है कि ये जो तीनों कंडीशन है दहन के लिए जो जरूरी है, नेसेसरी है, इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन हटा दी जाए तो दहन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है, तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हटा दी जाए तो दहन हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कहीं पर आग लग गई है तो आपको आग को कैसे बुझाना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि पानी, है ना, पानी से हम क्या कर सकते हैं, आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हर तरह की जो आग है उसे पानी से नहीं बुझाया जा सकता। जैसे हम बात करें तेल से कोई आग लग जाती है, ठीक है, तो उसे पानी से नहीं बुझाया जा सकता। इसके अलावा विद्युत उपकरणों पर या उनसे रिलेटेड कोई आग लग जाती है तो उसे भी हम पानी से नहीं बुझा सकते।
क्लियर है? तो कैसे हम आग पर नियंत्रण पाएंगे? अलग अलग प्रकार के जो उपकरणों से या पदार्थों से आग लगती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, आग पैदा करने के लिए आवश्यक एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो जो आवश्यकताएं है ना, इन आवश्यकताओं को हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब ये आवश्यकता क्या है? ये आवश्यकता है ऑक्सीजन, फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर। क्या है? इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ये आवश्यकताएं हैं, इन्हें अगर हटा दिया जाए, इनमें से एक भी हटा देंगे, एक या दो को हटा देंगे तो दहन जो है अपने आप ही नियंत्रण में आ जाएगा। इसके अलावा तेल और विद्युत उपकरणों के अलावा अन्य पदार्थों से उत्पन्न आग को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे स्थिति खराब हो सकती है। आमतौर पर पानी का उपयोग करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। कैसे? इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि विद्युत उपकरणों, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे एसी है, कंप्यूटर है, ठीक है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, मिक्सर्स है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घरों में अलग अलग जगहों में होते हैं। या तेल से लगी आग काबू पाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि इसीलिए आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र, इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र, जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, या रेत का उपयोग किया जाता है। इनसे जो भी आग लगती है विद्युत उपकरणों में या इनसे रिलेटेड, या हम कहें तेल से कोई आग लगती है, तो यूज किसका करेंगे? अग्निशामक यंत्र का। ठीक है, हम जो है पानी का उपयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि पानी आग को कम नहीं करेगा, ये क्या करेगा? पानी आग को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो आग और ज्यादा फैलेगी, और ज्यादा बढ़ेगी पानी डालने से, यहाँ तक कि जो व्यक्ति पानी डाल रहा होगा उसे भी करंट लग सकता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, रेत या फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग हमें करना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और कुछ तरीके। सबसे पहला तो है पानी का उपयोग करके। ठीक है, पानी सबसे आम अग्निशामक है। इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब किससे आग लगी हो? लकड़ी, कागज, कपड़ा, इनसे रिलेटेड कोई आग लगी हुई हो, तब हम जो है पानी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला, यदि विद्युत उपकरणों में आग लग जाए तो पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पानी विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, पानी क्या करता है? विद्युत का संचालन करता है, और आग बुझाने का प्रयास करने वालों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए, तेल और पेट्रोल की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं करेंगे पानी का उपयोग? क्योंकि हमें पता है पानी की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो ये जो ऑयल है ये पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, है ना। जैसे हम पेट्रोल में माना बात कहीं पर आग लग जाती है, या कैरोसिन में कहीं पर आग लग जाती है, ठीक है, कैरोसिन से रिलेटेड कोई आग लग जाती है, तो हम क्या करेंगे? जब हम उस पर पानी डालते हैं तो वो क्या होगा? वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा और कंटिन्यू जलता रहेगा। ठीक है, निरंतर जलता रहेगा, बुझेगा नहीं। क्लियर है? तो पानी डालने का कोई फायदा नहीं है। तो पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पानी पर तैरते रहते हैं और जलते रहते हैं, कंटिन्यू बर्न होते रहते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया कि हम क्या करते हैं, पानी का उपयोग कहाँ पर करते हैं और कहाँ पर नहीं करते हैं पानी का उपयोग। अच्छा, तो यहाँ पर पानी का उपयोग नहीं करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, तो आपने देखा होगा रेड कलर का होता है। ठीक है, अभी हम उसकी इमेज भी देखेंगे। तो रेड कलर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो हमारे स्कूल्स में, जहाँ भी जिस भी जगह हम जाते हैं, हमारी बसेज हो, ठीक है, हमारी लेबोरेटरीज हो, इसके अलावा
जहाँ भी हम घूमने भी जाते हैं कहीं भी, तो फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर का होता है, लगभग हर जगह हमें दिखता है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी अगर अचानक से या गलती से कोई आग लग जाए और फैलने लगे तो उसे जो है नियंत्रण उस पर जो है पाया जाए। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए बच्चों। चलिए, इस तरीके से पहले आग बुझाई जाती है, ठीक है, पानी का उपयोग करके। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तेल और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ और बिजली के उपकरणों से होने वाली आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होता है और यह आग को ढक लेती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर आग को बुझा देती है। मान लीजिए कहीं पर ये रही लकड़ियां, ठीक है, लकड़ियों से कहीं पर आ, आग लग जाती है। ठीक है, तरीके से अब आप क्या करोगे, इस आग को कैसे बुझाओगे? ठीक है, पानी डाल करके वैसे आप बुझा सकते हो, लेकिन मान लो ये कोई भयानक आग है, तो आप कैसे बुझाएंगे इसे? आप क्या करोगे, इस पर डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हवा से भारी होती है। ठीक है, जिससे कि ये क्या करती है, इस पूरे को इस तरीके से लपेट लेती है, या पूरे को जैसे कोई ब्लैंकेट होता है ना, ब्लैंकेट की तरह पूरी आग को कवर कर देती है। ठीक है, जैसे हमें जब ठंडा लगता है तो हम इस तरीके से जैकेट जो है अपने शरीर के बाहर से क्या कर लेते हैं, पहन लेते हैं, जिससे जो हवा है वो शरीर के अंदर नहीं जा पाती, हवा बाहर ही रह जाती है। ठीक है, ऐसे ही कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आग को भी क्या कर लेती है, चारों तरफ से लपेट लेती है। ठीक है, या चारों तरफ से ढक लेती है। अब ढकने के बाद जो है यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो इसे मिल रही थी, क्योंकि ये जल किसकी वजह से रहा था, ऑक्सीजन की वजह से है ना। फ्यूल तो यहाँ पर है ही, इग्निशन टेम्परेचर तक तो पहुंच ही चुका था, इसलिए आग लगी है। अब कंटिन्यू जल रहा था, किस वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही है तो ये जलता रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डाल करके ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, यहाँ पर बंद हो गई। अब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ फ्यूल तक नहीं पहुंच पा रहा, जिससे यहाँ पर जो कंबशन की प्रोसेस है वो धीरे धीरे रुक जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हमने डाला, उसने पूरे कंबल की तरह इसको, लकड़ियों को या हम कहें फ्यूल को, पूरे अच्छे से, आग को भी पूरे अच्छे से ढक दिया, जिससे कि ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं जा पाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड के हैवी होने की वजह से भी धीरे धीरे जो फ्यूल है ये भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे कूल डाउन होने लगता है, यानी कि ठंडा होने लगता है, जिससे आग जो है वो नियंत्रण में आ जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम डालते हैं, कैसे कहाँ पर जो इसे स्टोर किया जाता है, इसे सिलेंडर में तरल के रूप में। तरल कैसे बनाएंगे गैस को, हाई प्रेशर पर। ठीक है, उच्च दाब पर। कैसे बनाएंगे इसे, हाई प्रेशर पर जो है इसे कंप्रेस करके सिलेंडर्स में एज अ लिक्विड स्टोर करके रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायन आग के पास कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। क्लियर है? चलो, तो इतना समझ में आ गया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आग पर नियंत्रण पा सकते हैं।
क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसे। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी था। देखो पानी, ये तो सबको पता होता है कि पानी से आग बुझा सकते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे आग बुझती है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। हमने देखते थे वो स्प्रे होता है, वो व्हाइट व्हाइट सा, वो गैस की तरह रहता है, वो स्प्रे जो है पूरे फ्यूल में फैल जाता है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर ये वाली प्रोसेस होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर क्लियर हो गया है ये वाला पॉइंट। तो इस तरीके से आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ से इसे प्रेस किया जाता है, फिर जो है यहाँ से जो है गैस निकलती है, और उसे हम जो फ्यूल जल रहा है, जहाँ पर आग लगी हुई है, उस आग के ऊपर डालते हैं। तो आग क्या हो जाती है, एक तो इससे थोड़ा ठंडी भी हो जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई भी वहां पर रुक जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती फ्यूल को, जिससे कि वो और ज्यादा अच्छे से नहीं जल पाता, धीरे धीरे बुझने लगता है और कूल डाउन भी होने लगता है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं ज्योति, यानी कि ज्वाला, जिसे हम फ्लेम भी कहते हैं, है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरीके से बच्चों आपने कैंडल तो देखी है। ठीक है, इस तरीके से लगभग ऐसा ही कुछ आपने कैंडल तो देखी है। ठीक है, इस तरीके से फ्लेम भी आपने देखी है कैंडल में। तो ये जो है ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ही फ्लेम कहा जाता है। ठीक है, प्रज्वलित गैस का एक गर्म चमकता हुआ पिंड है, जो तब उत्पन्न होता है जब किसी चीज में आग लग जाती है। तो जब किसी चीज में आग लगती है तभी फ्लेम जो है वो उत्पन्न होता है। कुछ पदार्थ ज्वाला से जलते हैं और कुछ नहीं। यहाँ एक सामान्य अवलोकन पर आधारित तालिका दी गई है। तालिका क्या है वो हम देखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ पदार्थ हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ नहीं जलते हैं। जैसे आपने कोयला देखा होगा, तो कोयला आपने क्या देखा है, कोयला जलता तो है लेकिन उससे जो है फ्लेम नहीं दिखाई देती आपको, है ना। वो क्या करता है, सिर्फ ग्लो करता रहता है, इस तरीके से चमकता रहता है, ऐसे जलता है। ठीक है, वही अगर हम लकड़ी की बात करें तो आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो शुरुआत में लकड़ी क्या करती है, फ्लेम के साथ जलती है, लेकिन जैसे ही वो कंप्लीटली जल जाती है, वो जो अंगारे होते हैं, बनते हैं ना अंगार, ठीक है, तो वो जो है वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करते, वो क्या करते हैं, केवल ग्लो करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कुछ पदार्थ जो है वो ज्वाला के साथ जलते हैं, कुछ ज्वाला के साथ नहीं जलते, कुछ शुरुआत में ज्वाला प्रोड्यूस करते हैं, बाद में ज्वाला प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसा भी होता है। क्लियर है? चलो, तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कुछ यहाँ पर सब्सटेंसेस हैं जो फ्लेम से जलते हैं, जो फ्लेम से नहीं जलते। जैसे कैरोसिन स्टोव की बात करें तो ज्वाला बनाता है, लकड़ी का कोयला ज्वाला बनाता है, ठीक है, कपूर ज्वाला बनाता है, मैग्नीशियम ज्वाला नहीं बनाता। कैसे जलता है, ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलता है। ठीक है, मोमबत्ती ज्वाला बनाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, ऐसे आप खुद से भी देख सकते हो। अच्छा, ये है हमारे पास ज्वाला की संरचना। तो यहाँ पर हम कैंडल के बारे में नहीं पढ़ रहे, कैंडल की फ्लेम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है कैंडल की फ्लेम का सबसे आउटर जोन। आउटर जोन यानी कि सबसे बाहर वाला क्षेत्र। अब ये जो सबसे बाहर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर होता है कंप्लीट कंबशन, यानी कि पूर्ण दहन। ठीक है,
पूर्ण दहन की वजह से कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म भाग। फिर आ जाता है मिडिल जोन, जहां पर होता है आंशिक दहन यानी कि पार्शियल कंबशन। ठीक है, इसका कलर होता है येलो और ये होता है मॉडरेटली हॉट, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। ठीक है, और तीसरा पार्ट है ये इनर मोस्ट जोन, जहां पर अनबर्न्ड वैक्स वेपर जो होते हैं, ठीक है, जो कि होता है ब्लैक कलर का, ये सबसे कम गर्म भाग होता है। तो आपने देखा होगा ऐसे करते थे हम पहले, जैसे कैंडल जल रही है और उंगली को जो है उसकी इस तरीके से हम यहाँ पर लेकर के जाते थे, है ना, सबसे अंदर वाले पार्ट में, और यहाँ पर हमें ऐसा लगता भी नहीं था कि जो मोमबत्ती है वो बहुत ज्यादा गर्म है, होता था ऐसा। जबकि उसके ऊपर से लेके जाओ तो वो हमें क्या लगता था, बहुत ज्यादा हॉट लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि ये आउटर जोन है, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, कैंडल का ये जो फ्लेम है, ठीक है, जो ज्वाला है, इसकी संरचना को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।